मोदी सरकार 3.0 के पहले आम बजट से सभी वर्ग के लोगों को खासी उम्मीदें हैं। केंद्र सरकार की ओर से आम बजट की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। राजस्थान के उद्योग और व्यापार को भी इस बजट से बहुत सारी उम्मीदें हैं, क्योंकि 5 साल के बाद फिर से केंद्र और राज्य में डबल इंजन की सरकार है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ये संकेत दे चुकी हैं कि बजट में महिलाओं, किसानों और ग्रामीण क्षेत्रों पर जोर रहेगा। कर्मचारी से लेकर के कारोबारी और विद्यार्थी समेत हर वर्ग के लोग बजट से राहत की उम्मीद लगाए बैठे हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मंगलवार को 7वीं बार बजट पेश करेंगी, तो राजस्थान के लोगों को भी इस बजट से खासी उम्मीदें हैं। यह माना जा रहा है कि केंद्र सरकार के इस बजट से राजस्थान के हिस्से में भी बहुत कुछ आने की संभावना है। अर्थव्यवस्था के लिहाज से अगर देखा जाए तो देश के सबसे बड़े राज्य राजस्थान को विकसित करना इसमें एक महत्वपूर्ण कदम होगा, और यहां डीएमआईसी, बाड़मेर में पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स जैसे प्रोजेक्ट को तेजी से बढ़ाना इसमें प्राथमिकताओं के अंदर शुमार हो सकता है। हालांकि बजट पेश होने से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने भी संकेत दे दिया कि बजट कैसा होगा, क्या होगा। प्रधानमंत्री ने क्या कहा, जरा आपको वो दिखाते हैं। ये बजट अमृतकाल का एक महत्वपूर्ण बजट है। हमें 5 साल का जो अवसर मिला है, आज का बजट हमारे उन 5 साल के कार्य की दिशा भी तय करेगा। और ये बजट 2047 जब आजादी के 100 साल होंगे, तब विकसित भारत का जो हमारा सपना है, उस सपने को पूरा करने की मजबूत नींव वाला बजट लेकर के हम कल देश के सामने आएंगे। भारत बड़ी इकोनॉमी वाले देशों में सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाला देश है। गत 3 वर्षों में लगातार 8% ग्रोथ के साथ, 8% ग्रोथ के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, हम ग्रो कर रहे हैं। आज भारत में पॉजिटिव आउटलुक, इन्वेस्टमेंट और परफॉर्मेंस एक प्रकार से अपॉर्चुनिटीज की पीक पर है। ये अपने आप में भारत की विकास यात्रा का एक अहम पड़ाव है। किसी ने राह दिखाने का प्रयास किया, किसी ने गुमराह करने का प्रयास किया, लेकिन अब वो दौर समाप्त हुआ। देशवासियों ने अपना निर्णय दे दिया। अब चुने हुए सभी सांसदों का कर्तव्य है, सभी राजनीतिक दलों की विशेष जिम्मेवारी है कि हमने दल के लिए जितनी लड़ाई लड़नी थी लड़ ली। अब आने वाले 5 वर्ष के लिए हमें देश के लिए लड़ना है, देश के लिए जूझना है, एक और नेक बनकर के जूझना है। संसद गठन होने के बाद जो पहला सत्र था, 140 करोड़ देशवासियों ने बहुमत के साथ जिस सरकार को सेवा करने का हुक्म किया है देशवासियों ने, उसकी आवाज को कुचलने का और लोकतांत्रिक प्रयास हुआ। 2.5 घंटे तक देश के प्रधानमंत्री का गला घोंटने का, उनकी आवाज को रोकने का, उनकी आवाज को दबाने का लोकतांत्रिक परंपराओं में कोई स्थान नहीं हो सकता है, और इसका कोई पश्चाताप तक नहीं है, दिल में दर्द तक नहीं है।
तो बजट से पहले बजट को लेकर के क्या बड़ी बातें इसमें शामिल हो सकती हैं, उस बात का संकेत प्रधानमंत्री के द्वारा दिया गया। हालांकि विपक्ष के द्वारा जो माहौल सदन के भीतर बनाया गया उस पर भी प्रधानमंत्री ने जवाब दिया है। लेकिन राजस्थान के लिहाज से यह बजट कैसा हो सकता है, क्या बड़ी चीजें राजस्थान के हिस्से में आ सकती हैं और राजस्थान के लोगों के लिए क्या उम्मीदों भरा ये बजट साबित होगा, इन तमाम चीजों को लेकर के जरा चर्चा करेंगे। और इस बीच हमारे साथ खास मेहमान कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपको मिलवा देते हैं उनसे। हमारे साथ बीजेपी से प्रवक्ता मदन प्रजापत जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। मदन जी बहुत स्वागत है। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता राजकुमार शर्मा जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सर बहुत स्वागत है। और फिक्की की पूर्व अध्यक्ष अपरा कुशल जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। अपरा जी बहुत स्वागत है आपका। मैं शुरुआत मदन जी आपसे ही कर रहा हूं। बजट को लेकर के बहुत सारी उम्मीदें हैं, देश भर के निकाय हैं कि केंद्र का बजट कैसा रहेगा। राजस्थान के लोग भी अब केंद्र के उस बजट पर टकटकी लगाए बैठे हैं कि राजस्थान के हिस्से में केंद्र के बजट से क्या हासिल हो सकता है या उसको क्या मिल सकता है। क्या आपको नजर आ रहा है, क्योंकि लोगों की बहुत सारी उम्मीदें हैं। मदन जी सुन पा रहे हैं आप? जी सर, आपको क्या लगता है जो उम्मीदें केंद्र के बजट से लगाई हुई हैं उन उम्मीदों पर कितना खरा उतर सकता है, और आपको लगता है कि राजस्थान के लिए क्या बड़ा होने की संभावना इस बजट के अंदर आपको दिखाई दे रही है? देखिए मनीष, देश में मेरा नाम शुभेंदु है सर। आवाज आपको मेरी आवाज? जी मदन जी आपकी आवाज मिल रही है। मेरा नाम शुभेंदु है, बताइए सर। देखिए सुमेंदु जी, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनी है। इस सरकार का होगा युवाओं के लिए इस तरीके से पिछले 10 मदन जी आपकी आवाज सही से नहीं आ रही है। मैं जरा वापस से आपका रुख करूंगा। मैं वापस आता हूं आपके पास, कुछ टेक्निकल इशू आ रहा है, आपकी आवाज सही तरीके से नहीं मिल रही है। मैं इसमें जरा जल्दी से एक रिएक्शन, इसमें कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता राजकुमार जी भी हमारे साथ हैं। राजकुमार जी, आपको लग रहा है कि राजस्थान के लिए भी बहुत सारे उम्मीदें हैं। आपको लगता है कि राजस्थान के लिए क्या होना चाहिए? केंद्र के इस बजट के अंदर राजस्थान के लिए कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट है या कौन सा ऐसा काम है जो होना ही चाहिए? शुभेंदु जी, अमृतकाल का ये बजट आएगा। एक महिला वित्त मंत्री 7वीं बार अपना बजट पेश करेंगी। देश को, प्रदेश को बहुत उम्मीदें हैं और वो स्वयं एक गृहिणी है। हम चाहते हैं, राजस्थान चाहता है, राजस्थान की तमाम गृहिणियां चाहती है कि उनकी रसोई को लाभ मिले, पेट्रोल, डीजल, गैस, तमाम इन चीजों पे राहत मिले, जीएसटी में राहत मिले, ओपीएस लागू हो। हमारे यहाँ जो ईआरसीपी का जो सबसे महत्वपूर्ण पानी का मुद्दा, राजस्थान के किसान पिछले 5-10 साल से मांग करते आ रहे हैं। 13 जिलों का किसान खेत पानी मांग रहे हैं, तो हम चाहते हैं ईआरसीपी का बजट बढ़े, ईआरसीपी की फटाफट उसका उद्घाटन हो, ईआरसीपी का पानी लोगों तक पहुंचे। कांग्रेस पार्टी ये चाहती है। हम चाहते हैं आईटी में भी हमको यहाँ छूट मिले। हमारे यहाँ शिक्षा, चिकित्सा, स्पोर्ट्स, रोजगार, तमाम फील्ड में हम चाहते हैं सड़क मजबूत हो, ट्रेन मजबूत हो, बस मजबूत हो, हवाई जहाज मजबूत हो, हमारा टूरिज्म मजबूत हो। और बजट अच्छा आना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की वित्त मंत्री बजट पेश कर रही है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। राजस्थान में कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मैं कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता हूँ। प्रवक्ता होने के नाते मैं ये निवेदन करता हूँ वित्त मंत्री जी से कि अच्छा बजट पेश करिए। देश आगे बढ़ना चाहिए, प्रदेश आगे बढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि खोदे पहाड़ और निकल जाए चुईया। क्योंकि अब तक आपने जो भी बजट पेश किया वो ऐसे हुए हैं। हमेशा आपने जीएसटी की मार से लोगों को परेशान किया है। छोटे व्यापारी तो मर ही चुके हैं, आत्महत्या लगातार करते आ रहे हैं। तो मैं आपके चैनल पे भारतीय जनता पार्टी की जो देश की जो वित्त मंत्री है उनसे अपील करूंगा, अच्छा बजट लाइए। आप स्वयं गृहिणी है, रसोई मजबूत होनी चाहिए, खेत मजबूत होना चाहिए, किसान मजबूत होना चाहिए। किसान खुशहाल होगा तो निश्चित तौर पर प्रदेश खुशहाल होगा, नौजवान खुशहाल होगा तो निश्चित तौर पर प्रदेश और देश खुशहाल होगा। अपरा जी, एक चीज बताइए कि डबल इंजन की सरकार है और ये जो है अब क्योंकि राज्य के अंदर भी बीजेपी की सरकार है और केंद्र में भी, तो इसका एक बेनिफिट राजस्थान को मिलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और बार बार जब ये कह दिया जाता है कि डबल इंजन की सरकार है, इसका फ़ायदा राजस्थान के लोगों को मिल रहा है, तो क्या बजट के अंदर भी डबल इंजन की सरकार का वो फ़ायदा राजस्थान को मिलेगा?
देखिए, उम्मीद तो है कि फायदा जरूर मिलना चाहिए। और जैसे कि हम सबको ये लगता है कि राजस्थान जो है, वैसे मतलब एरिया वाइज देखे सबसे बड़ा स्टेट है, डेंसिटी वाइज देखे वो भी हमारा ठीक है। तो मतलब जो पॉपुलेशन है राजस्थान की वो भी 5.5-6 करोड़ की है। हम ये चाहते हैं कि सोलर, स्पेशली जो अपना सोलर पावर में सब्सिडी हमें यहाँ पर मिले, और जो इंडस्ट्रियल बेस है वो ज्यादा स्ट्रांग हो। जैसे कि गुजरात में गिफ्ट सिटी हुआ है, तमिलनाडु में इंडस्ट्रियल हब है, उसके तर्ज पर राजस्थान में भी मैन पावर है, एरिया है, हमारे पास सोलर है। सब कुछ होने के बाद हमारे पास भी एक ऐसा गिफ्ट आए जहां पर इंडस्ट्रियल बेस जो हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, वो एक ब्रॉडन बेस हो, ताकि यहाँ के लोगों को रोजगार मिले। ये एक बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट हमें लगती है कि इतना बड़ा स्टेट होने के बावजूद भी ये जो चीजें मिसिंग है। आप देखिए गिफ्ट सिटी गुजरात में कितनी अच्छी डेवलप हुई है। तो ये एक हमारी छोटी सी एक क्या बोले कि एक इच्छा है, और ऐसा लगता है कि राजस्थान को ये बेनिफिट तो मिलना ही चाहिए। इंटरनेशनल एयरपोर्ट का भी एक कोई गिफ्ट हमें मिल जाए कि राजस्थान में इतनी कनेक्टिविटी है, इतनी सारी हमारे इंटरनेशनल डेस्टिनेशन के तौर पर, चाहे कॉन्फ्रेंसेस हो, चाहे शादियां हो, सब चीजें होती हैं। तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हमको यहाँ पर आगे करने का मौका दिया जाए। ऑल्सो स्मार्ट सिटीज जो हैं वहां पर, उनके डेवलपमेंट के लिए भी हमें कुछ फंड मिले। देखिए, स्मार्ट सिटीज की घोषणाएं तो हो गई हैं, पर डेवलपमेंट देखें तो अभी भी थोड़ा सा उस तरीके का डेवलप नहीं आ पाया है जैसे कि हम चाहते हैं। और महिला आरक्षण जरूर बढ़े, ये भी हमारी एक रिक्वेस्ट है और यही हमारी एक इच्छा भी है, वो जरूर हो। कला, संस्कृति, पर्यटन जिसके लिए राजस्थान माना जाता है, उसके लिए भी एक पैकेज जरूर मिले, ये भी हमारी इच्छाएं हैं। तो देखिए, इच्छाएं तो हैं और होप्स भी हैं। देखते हैं अब कल हमें क्या तोहफा मिलता है। ठीक है, कल देखना होगा, क्योंकि इसको लेकर के नज़र लगातार बनी हुई है कि कल तोहफा क्या मिलने जा रहा है। इस बीच हमारे साथ संजीव जी भी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक। संजीव जी, बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी राजस्थान पर। संजीव जी, आपको क्या नज़र आता है राजनीतिक लिहाज से अगर देखें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को बैलेंस करना होता है, हर स्टेट की डिमांड्स भी हैं, और जैसे कि अब तो शुरू भी हो गया, आप अलग अलग राज्यों, बिहार से भी, अब दूसरे राज्यों से भी अब ये मांग उठने लगी है। राजस्थान में भी दबी जुबान से विपक्ष अब ये कम से कम मांग उठा रहा है कि भाई विशेष राज्य का दर्जा राजस्थान को भी मिले। यहाँ पर संकट है, पानी को लेकर के स्थितियाँ उतनी ज़्यादा ठीक नहीं रहती है, तो कम से कम एक स्पेशल पैकेज जो है वो ऐसे स्टेट को मिलना चाहिए। देखिए, वो तो केंद्र सरकार आने वाले दिनों के अंदर, जैसे कल हमारा जो बजट है वो पेश होने वाला है लोकसभा के अंदर, तो उसमें देखने को लगता है कि देखिए हर राज्य की अपनी अपनी अलग अलग डिमांड है। अगर बिहार की बात करें, आंध्र प्रदेश की बात करें, राजस्थान की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, हर राज्य ने अपनी अपनी डिमांड जो है वो केंद्र सरकार को सौंपी है कि हम इस बजट के अंदर ये पैकेज चाहते हैं, या हमें इतने करोड़ का बजट एक्स्ट्रा दिया जाए, हमारे राज्य के अंदर बजट को इन चीज़ों को एलोकेट किया जाए। तो वो बहुत सारी चीज़ों के बारे में मांग की गई है। बट अगर हम बजट के पर्सपेक्टिव से बात करें तो देखिए, ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि पिछले 10 सालों के अंदर जिस तरीके से बजट के अंदर चीज़ों को एलोकेट किया गया था, और उसके बाद किस तरीके से जो रिसिप्ट निकल करके आई है वो किस तरीके से बैलेंस हुई है। अगर हम देखें फूड इन्फ्लेशन की, तो फूड इन्फ्लेशन तकरीबन हर साल 10% के हिसाब से बढ़ता जा रहा है। तो जो आम लोग हैं उनकी जो डेली मर्रा की ज़िंदगी है, जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, ब्रेड हो गया, दूध हो गया, या जो जो चीज़ें हैं, उनके ऊपर भी मेरे हिसाब से सरकार को काम करने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर इन चीज़ों पे काम नहीं किया जाएगा और अगर राज्यों को विशेष दर्जा दिया जाएगा, वो एक अलग पर्सपेक्टिव है। क्योंकि अगर आप एक राज्य को दे रहे हैं, क्योंकि हर राज्य का एक अपना बजट होता है और केंद्र सरकार आपको उसके ऊपर से कुछ दे रही है, तो वो आपके लिए एक बोनस है। बट अगर बात की जाए यूनियन बजट की, तो यूनियन बजट जो है वो पूरे लोगों के लिए एक बजट है, आम जनता के लिए बजट है। तो आम जनता को क्या राहत दे सकती है? इस बात में गुरेज नहीं ना कि राजस्थान जैसे जहां पर पानी को लेकर के हमेशा से संकट बना रहा है, उसके लिए जल जीवन मिशन के तहत दिया कुमारी जी ने तकरीबन 25,000 करोड़ रुपए का बजट एलोकेट किया है। हाउस होल्ड के लिए भी बजट एलोकेट किया है। तो राजस्थान के अंदर तो इस बार भरमार हो गई। जिस तरीके से दिया कुमारी जी ने बजट पेश किया था 12 जुलाई को तकरीबन, तो वहां पे तो भरमार होगी। और केंद्र सरकार से उनको जो भी मिलता है वो उनके लिए एक बोनस के रूप में आएगा। और जितने भी राज्य हैं उनको अगर कुछ भी केंद्र सरकार देती है,
स्पेशल एलोकेट करती है, जहां जहां पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जहां पे डबल इंजन की सरकार की बात करते हैं, तो वहां पे अगर उनको कुछ भी मिलता तो वो एक बोनस के रूप में है। बट अगर देखा जाए तो इस यूनियन बजट के ऊपर सब लोगों की निगाहें हैं, आम आदमी की निगाहें हैं। वो चाहता है कि इस बार कुछ ऐसी पॉलिसीज निकलें, कुछ ऐसे वेलफेयर के काम उनके लिए हों जिससे कि वो महंगाई की मार से जो गुजर रहे हैं वो हो सके। युवा चाहते हैं कि रोजगार के बारे में बात हो, किसान चाहते हैं हमारी कर्ज माफी के बारे में बात हो। तो देखना पड़ेगा कि कल किस तरीके से पिटारा खुलता है, बैलेंस करके चलते हैं, है ना। ये भी बड़ा जरूरी है कि ऐसा नहीं कि एक सेक्टर को बहुत ज्यादा दे दिया और एक को बिल्कुल ना दिया। देखिए बहुत सारे अलग अलग तबकों के लिए बहुत सारी चीजें आपको करनी पड़ेगी। आपको किसानों के लिए भी बात करनी पड़ेगी, महिलाओं के लिए भी बात करनी पड़ेगी, युवाओं के लिए भी बात करनी पड़ेगी, एजुकेशन के ऊपर भी काम करने की जरूरत है। हाँ ठीक है, मैं इसमें मदन जी को जोड़ लेता हूँ। मदन जी, अब एक चीज बताइए, जैसा कि शुरुआत में भी जिक्र हो रहा था कि स्पेशल स्टेटस देने की जो मांग है वो अलग अलग राज्यों की तरफ से की जा रही है। आपके जो गठबंधन के साथी हैं वो भी अब ये कह रहे हैं बिहार के अंदर भी कि भाई अब स्पेशल स्टेटस बिहार को मिलना चाहिए। अगर आपको नहीं लगता, क्योंकि इससे पहले भी पूर्व मुख्यमंत्री राजस्थान के अशोक गहलोत साहब ये कह चुके हैं कि राजस्थान की परिस्थितियों को देख करके भी स्पेशल स्टेटस राजस्थान को मिलना चाहिए। अगर किसी एक स्टेट को दे दिया तो क्या राजस्थान में और एमपी में या दूसरे और राज्य हैं वहां पर भी क्या ये मांग तेज नहीं हो जाएगी? देखिए संजय, मैं माननीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बार का बजट पेश होने वाला है, ये बजट उसका रोड मैप रखा जाएगा 5 साल के, आने वाले 5 साल के अंदर। ये बजट होगा किसानों के लिए, ये बजट होगा युवाओं के लिए, ये बजट होगा महिलाओं के लिए, ये बजट होगा देश के सभी जो नागरिक है। जिसने देखा है कि पिछले 10 साल में जो माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार और योजनाएं केवल घोषित नहीं, वो धरातल पे लागू भी रही है। चीजें बताने के लिए आपने एक चीज कही कि देखिए केंद्र सरकार समय के और दूसरा विपक्ष का तो उसका थोड़ा खतरा अजीब तरीके सत्ता में होते हैं, जिन सब चीजों की ध्यान आता नहीं, लेकिन जब वो सत्ता के बाहर होते हैं तो वो इसी तरीके की उलझुल बातें करते हैं। लेकिन मैं कहता हूं पैकेज जिसमें राजस्थान को महत्वपूर्ण डिवीजन की सरकार का फायदा मिलने वाला है। पिछली बार भी राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं होने के बाद भी आपने देखा होगा कि केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत किस तरीके विशेष पैकेज दिया। 27,000 करोड़ रुपए राजस्थान सरकार को मिले, लेकिन राजस्थान सरकार ने वो जल जीवन मिशन की योजना तरीके बिल्कुल रोड में 9,000 करोड़ रुपए का लगा दिया। इसी तरीके से राजस्थान नहीं, अगर कहीं पर कोई कमी रह गई या कहीं पर कोई घोटाला हो गया जिसका आप इशारा कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं ना कि आप प्रदेश के लोगों के लिए, उनके फायदे के लिए आप आगे फंड ना रिलीज करें, है ना। पैसा तो देना पड़ेगा ना। हाँ। मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये कहा है, आपने जो सुना नहीं है, बता रहा हूँ कि अब तो भाई अच्छा एक चीज तो बता दीजिए, आपकी भी तो कोई डिमांड होगी कि राजस्थान को अगर आपको आगे बढ़ाना है तो कौन सा ऐसा काम है जो आप चाहते भी हों कि केंद्र के इस बजट में राजस्थान के लिए वो हो? देखिए केंद्र ने बहुत कुछ राजस्थान को दिया है और इस बार भी देंगे। क्या होगा, एआरसीपी का मुद्दा मेरे पास, लेकिन राजस्थान के मुद्दा आ गया और वो बजट के अंदर जो इसी तरीके से आज राजस्थान को हम टूरिज्म हब बनाना चाहे तो उसमें टूरिज्म के लिए जो इसमें विशेष मांगने का माननीय मुख्यमंत्री ने दे दिया है, वो भी अपना बजट हो गया। इसलिए जो केंद्र ने भी, हालांकि ईआरसीपी को लेकर के अगर आपने शुरुआत में जिक्र कर दिया तो विपक्ष तो इसको लेकर के मुद्दा उठा ही रहा है। वो कह रहे हैं कि विधानसभा के सामने रखिए ना कि आपने एमओयू में किया क्या है। जो आपने कहा, आपने जो बंटवारा किया पानी को लेकर के, उसका तय तो करें, आप बताइए तो सही कि कितना किसके हिस्से में आया, पता चले कि राजस्थान को नुकसान हो गया। हाँ शुभेंदु जी, कौन पूछ रहा है? हाँ। जिनके अपने कार्यकाल में डीपीआर तक बना के नहीं भेजी और सिर्फ राजस्थान जनता को गुमराह करते रहे, पूर्वी राजस्थान से वोट की फसल काटने के लिए बैठे रहे, वो झूठ बोलने वाले अब डीपीआर चेक कर रहे हैं। डीपीआर बन गई है, घोषणा हो गई है, अगले आने वाले 5 साल के अंदर राजस्थान के लोगों को उम्मीद है। मैं कांग्रेस का
हाँ, महंगाई कम हो, मैं कांग्रेस महंगाई का कम हो, डिफेंस ये कर भी रहा एक हूं, मांग है। सेक्टर राजकुमार जी को भी आप जरा जोड़ लेता हूं, ठीक है मैं मदन जी। मदन जी ठीक है, राजकुमार जी आप बताइए। मैं हाँ, इस सवाल का जवाब दीजिए सर कि वो तो कह रहे हैं ना कि ईआरसीपी का सबसे बड़ा काम है, वो भी अब लगभग उसमें काम बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है और केंद्र का भी इसमें सहयोग मिलेगा, तो पानी की जो परेशानी है, राजस्थान की जो सबसे बड़ी परेशानी है, उसको दूर कर लिया जाएगा। सहमत है इस बात से? सुवेंदु जी, हम तो चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी, एक वो कहावत बनी हुई है हमारे राजस्थान में कि रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। भारतीय जनता पार्टी कल बजट पेश कर रही है, देश की दिशा तय करेगा वो बजट। और भारतीय जनता पार्टी अभी भी कांग्रेस पार्टी को कोसती है, राहुल गांधी जी को कोसती है, और जबकि परिणाम भुगत चुके हैं लोकसभा चुनाव में, लेकिन मानने को तैयार नहीं है। लेकिन मैं कह रहा हूं, कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते हमारा बजट अच्छा बजट आना चाहिए, देश को तरक्की देने वाला होना चाहिए, प्रदेशों को तरक्की देने वाला होना चाहिए। और राजस्थान में जो मूलभूत जो आवश्यकता है, खासकर राजस्थान सूखा प्रदेश है, पानी का जो मामला है, ईआरसीपी का जो गोल मटोल मामला पिछले 7 महीने से भी चल रहा है, 5 साल तक तो हमको वैसे परेशान करते रहे, अब 7 माह से उस फाइल को घुमाए जा रहे हैं। हम चाहते हैं किसान का कंठ गीला होना चाहिए, खेत में पानी पहुंचना चाहिए, अतिशीघ्र पहुंचना चाहिए। कांग्रेस पार्टी ओपीएस लागू करना चाहती थी, हम चाहते हैं ओपीएस भी लागू होना चाहिए। राजस्थान की सड़क मजबूत होनी चाहिए, बस मजबूत होनी चाहिए, प्लेन मजबूत होनी चाहिए, हवाई जहाज मजबूत होना चाहिए, टूरिज्म मजबूत होना ठीक चाहिए, है, शिक्षा मजबूत होनी चाहिए, चिकित्सा मजबूत होनी चाहिए। हाँ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इन मुद्दों में बात करना ही नहीं चाहती ठीक है, ठीक है, उनसे तो उम्मीद है, लेकिन जब आपकी सरकार आएगी आप नहीं करेंगे, है ना? मदन जी जरा जल्दी से जवाब दे दीजिए, जल्दी से जवाब दीजिए। ठीक है सर, ठीक है। देखिए, मदन जी मैं राजकुमार का जवाब दे देता हूँ। ये कह रहे हैं कि लोकसभा में हम नतीजा भुगत चुके, 545 में से कांग्रेस को 240 सीटें मिली है। बात पता नहीं कुछ सपने में सोचते नहीं है कि दूसरे कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का घमंड देश के लोगों ने तोड़ दिया, लेकिन घमंड नहीं टूटा है। पन्ना प्रमुख नाराज, वरिष्ठ नेता नाराज। ठीक है, अच्छा ठीक है, ठीक है मदन जी और राजकुमार जी, एक मिनट, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ, ठीक है? मैं वापस से दोबारा से रिएक्शन लूंगा। हाँ, मैं दोबारा से रिएक्शन लेता हूँ आपसे। हाँ, मैंने कहा हाँ, हाँ, ओपीएस को बंद कर, यूपीएस सरकार ठीक है मदन जी, ठीक है। मैं जरा अपरा जी को जोड़ रहा हूं मैं, ठीक है? मैं अपरा जी को जोड़ लेता हूं। अपरा जी एक चीज बताइए, हमें अगर उद्योगों को बढ़ावा देना है, ठीक है सर, मैं वापस आता हूं, मदन जी वापस आता हूं। अपरा जी एक चीज बताइए, हम राजस्थान के लिहाज से सोचे तो पानी का एक परेशानी है, उसके लिए कह रहे हैं कि ठीक है ईआरसीपी के जरिए पानी आ सकेगा। ओपीएस को लेकर के एक बड़ा ये मांग हो रही है कि भाई ओपीएस होना चाहिए। आपको लग रहा है कि क्या इसको लेकर के सरकार वापस से यू टर्न ले सकती है या फिर इस पर कोई फैसला बदल सकती है, जिसकी संभावना थोड़ी सी कम लग रही है? लेकिन उद्योगों को लेकर के, टूरिज्म को लेकर के क्या आपको लग रहा है, और साथ ही साथ सोलर को लेकर के, ये 2-3 चीजें ऐसी हैं जो राजस्थान के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने कहा ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और जब किसी स्टेट का इंडस्ट्रियल बेस बढ़ता है, जब किसी स्टेट का इंडस्ट्रियल बेस को स्ट्रेंथन किया जाता है, तो उसका जो इम्पैक्ट है वो मैनीफोल्ड होता है। और जैसे कि मैंने पहले बोला कि राजस्थान में सब कुछ अवेलेबल है, लैंड अवेलेबल है, सोलर अवेलेबल है, मतलब इतने सन लाइट वाले डेज हैं यहाँ पर, मतलब आबादी है लोगों की, यहाँ पर मैन पावर है। सिर्फ जो चीजें चाहिए वो कुछ सब्सिडी चाहिए, जो चीज चाहिए वो कुछ विशेष पैकेज चाहिए, ताकि सब इसको इंटीग्रेट करके हम ऐसी इंडस्ट्रियल बेस बनाए जहां पर रोजगार हो और जो हमारे युवा हैं उनको आगे अपॉर्चुनिटीज मिले और आगे बढ़ने के लिए। देखिए, जो पानी का मुद्दा है, ये जो दूसरे मुद्दे हैं, ये बहुत ही थोड़ा सा एक सैड सिचुएशन है, बहुत ज्यादा पॉलिटिकल उन्होंने टर्न्स ले लिए हैं। बट जो एक्चुअल हम चीजें देखें, जैसे कि कला संस्कृति और पर्यटन की भी बात करें, यहाँ पर भी विशेष पैकेज की हमें ऐसी संभावना है कि हमें एक विशेष पैकेज मिल जाए। स्पोर्ट्स को भी देखें, स्पोर्ट्स के लिए भी राजस्थान के लिए एक बहुत बड़ा बेस हो सकता है। एंड दूसरी बात अगर हम करें महिलाओं के लिए या फिर अंतर्राष्ट्रीय जो एयरपोर्ट, मैंने आपको पहले बात बोली, कोटा देखिए, कोटा इतना ज्यादा डेवलप हो गया, या और सारी स्टेट्स, वहां पर ये अगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट्स भी आ जाए तो भी एक राजस्थान को एक बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। इतना अच्छा हमारे जो हाईवेज हैं वो बहुत ज्यादा अच्छे डेवलप हो गए हैं, उससे जो हमारा डिस्टेंस है या अपना जो रोड ट्रांसपोर्ट है उसमें बहुत ज्यादा स्ट्रेंथनिंग आ गई है।
तो ये एक तरीके से देखा जाए तो एक ओवरऑल डेवलपमेंट की जो हमारी एक सिनेरियो है उसको बहुत ज्यादा एक स्ट्रेंथनिंग सकती है। ठीक है, एक मैं इसमें संजीव जी को जोड़ लेता हूँ। संजीव जी, एक चीज़ बताइए, क्योंकि महिलाओं से भी हमने जब रिएक्शन लिया, लोगों से बात की, तो उसमें ये कहा जा रहा है कि योजनाएं बनाई जा रही हैं, लेकिन महंगाई को लेकर के जो है वो थोड़ा सा अगर कमी इसमें हो पाए तो बड़ा सहारा मिलेगा। देखिए शुभेंदु जी, बात इतनी सी है, 2014 में अगर आप याद करेंगे तो उस समय सिलेंडर जो था, घरेलू सिलेंडर, वो तकरीबन 400-450 रुपए का हुआ करता था। और अगर बात करें पिछले 10 सालों के अंदर तो उसकी कीमतें तकरीबन दुगने से ज़्यादा हो चुकी हैं। तकरीबन 1100 रुपए करीब घरेलू सिलेंडर चला गया था। और जिस तरीके से फूड इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है, हर साल तकरीबन 10% के हिसाब से बढ़ रहा है। मतलब जो खाने पीने की चीज़ें हैं वो हर साल 10% के हिसाब से उनके दाम बढ़ते जा रहे हैं। तो महिलाओं की चिंता जो है वो बिल्कुल जायज है, क्योंकि देखें उन्होंने घर मैनेज करना होता है। आप देखें निर्मला सीतारमण जी जो बजट पेश करेंगे उससे वो देश को किस तरीके से मैनेज किया जाएगा उसके बारे में सोचेंगी। और जो एक गृहिणी है वो अपने घर का बजट मैनेज करती है, उसको देखना है कि दूध के दाम अगर लगातार बढ़ते जा रहे हैं तो उनका जो बजट है वो गड़बड़ाएगा। अगर सिलेंडर के दाम बढ़ते जाएंगे तो उनका बजट जो है वो गड़बड़ाएगा। तो वो चाहती हैं कि केंद्र सरकार इस तरीके से बजट लेकर के आए कि जो इन्फ्लेशन है उसके अंदर कमी लाई जा सके। ठीक है, और जिस तरीके जो कहा जा रहा है उसको जमीन पर भी जमीन पे लाने की बहुत ज्यादा आम लोगों को उससे राहत मिले। ये सबसे ज्यादा जरूरत है, ये सबसे ज्यादा जरूरत है। क्योंकि अगर आप देखें पिछले 10 सालों के आंकड़ों की बात करें तो जो बातें कही गई और जो हकीकत है, जमीनी हकीकत, उसमें जमीन आसमान का फर्क आकर सामने दिखता है। ठीक है, और उम्मीदें इसलिए बजट से बहुत सारी हैं। बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। लेकिन यहां पर उम्मीदें बहुत सारी है, राजस्थान के लोगों को भी बहुत सारी उम्मीदें हैं। लेकिन कल जब बजट पेश होगा तो उसके बाद ये पता चलेगा कि राजस्थान के हिस्से में क्या आया है। यार रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, बने रहिए एनडीटीवी राजस्थान के साथ। नमस्कार।